Hello students, my name is Dr. Bogna. Today I will teach you the derivation of investment saving curve. I have already explained what is investment saving curve and LM curve, the topic which I am telling you now. I am telling you what is the derivation of investment saving curve. This question comes many times in the UC NET examination. So investment saving curve, first of all, before derivation of investment saving curve, first of all what I will tell you कि why this investment saving curve downwards. या इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और अगर आप यहाँ लिखेंगे इनकम। तो देखिए डेरिवेशन हम क्या कहते हैं, डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व कैसे आता है। डेरिवेशन ऑफ हम आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व का डेरिवेशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व किसे कहते हैं। इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ combination of IS and it shows combination of interest rate and income. It shows combination of interest rate and income where saving investment equality take place, where saving investment equality take place, where saving investment equality takes place। यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इक्वलिटी टेक प्लेस होती है। और किस तरीके से होती है, सो डैट प्रोडक्ट मार्केट ऑफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, सो डैट प्रोडक्ट मार्केट ऑफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम ओके। देखिए इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम वेयर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी टेक प्लेस सो डेट द प्रोडक्ट मार्केट ऑफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बारे में जो शो करता है, और ये बताता है जहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट सेविंग आपस में इक्वल है और जहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब आइए इसके डेरिवेशन की बात करें। हाउ वी डू दिस इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, हाउ वी डिराइव दिस इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डेरिवेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करते हैं, देखिए ये है OX है, ये OY है, ठीक है। आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ओके। ये इन्वेस्टमेंट है और ये रेट है, और ये कहलाएगा आपका, ये रेट हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका एक तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया, रेट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कह दीजिए, ऐसे इनकम कह दीजिए, है ना। अब देखिए क्या होगा, मान लो 6% है, लेट इससे सपोज कर लो 4% है, 4% और ये 4%, और ये कितना है 6%। इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, 6% यहाँ पे लिख दीजिए और इसको ढंग से कर दीजिए, 4% कर दीजिए, 4%। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6% होगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, I0, लेट सपोज डेट। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा 4%, तो इन्वेस्टमेंट होगा I1। हमने ये माना, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अब आइए तो इससे होगा क्या। तो देखिए उससे होगा क्या, हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क आएगा हमारे। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या फ़र्क पड़ा, आपको मालूम है ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपको पता है, ये हमारा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलें, और ये हमारी नेशनल इनकम है, लेट्स सपोज नेशनल इनकम, ओके। और हम ये पाएंगे, और हम इसको यहाँ पे ले लें Y0 ले लें, ठीक है। और हम इसको एक और नीचे बनाएं, यहाँ पे इस तरीके का बनाएं,
और इसको हम यहाँ से लेके नीचे हल्के हल्के ऐसे इस तरीके से नीचे ले जाते हैं समझने के लिए, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। देखो अब इसको मैं बताऊँ कैसे, मैं बताना समझाना चाहूँ। इसको मैंने नीचे लिया और इसको इस तरीके से लिया। तो अब हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 था तो इन्वेस्टमेंट ये हुआ, जब 4% हुआ तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, कम हुआ। तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, 6 से 4% हुआ, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। जब हमारा इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो उसके कारण क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, बढ़ गई। तो जब हमारा पहले ये जो देखिए, जब पहले हमारा ये जो इसमें दिखा रहा था, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, यहाँ पे 6% था। कितना दिखा रहा था, 6%। ये 6% है और ये कितना है, I0 हमने लगाया यहाँ पे, कितना है ये I0। लेट्स सपोज दैट ये दिस इज I0। हम इसको हम क्या नेशनल इनकम भी बोल दें, या इसको हम इसको GDP बोल दें, ठीक है। अब देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 था, तब आपने देखा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, 6 था, तब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था ये था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। 6% में ये आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपने देखा जब हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ा तो ये बनाया IS। यहाँ पे क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये देखा, हमने ये पाया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो नेशनल इनकम बढ़ गया, GDP बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया। और ये शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। इसको मिला के ही इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व आया। और जब हमने इसको नीचे मिलाया, आपने देखा जब ये 6% था, जब हम 4% तो नीचे की तरफ ये इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व नीचे की तरफ आ गया। तो ये मैंने बताया किस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व डाउनवर्ड करा है। तो इसके कारण क्या हुआ, ये नेशनल इनकम भी बढ़ गई, GDP बढ़ गई। आपको देख रहे हैं यहाँ पे, आप लिख दीजिए नेशनल इनकम, थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए नेशनल इनकम और ये GDP। एक बार दोबारा मैं बच्चों को समझा दूं, जब 6% था तब हमारा इन्वेस्टमेंट इतना था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ। अब हमने इसको बताया यहाँ पे, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो हमारी एग्रीगेट डिमांड खिसक के ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँच गई। और ये पहले 6% था, 4%, तो देखो यहाँ भी क्या हुआ, नेशनल इनकम और GDP बढ़ गया। तो इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग करवाया है, इस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग करवाया है। और हमने ये पाया इसमें, और हमने ये क्या पाया, हमने ये पाया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो हमारी इनकम भी कम होगी और GDP भी कम होगा, और GDP भी क्या होगा, कम होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो जैसे मैंने इसमें बता रहा कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, तुरंत बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपने देखा हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इनकम भी बढ़ गया, और हमारी GDP भी क्या होगी, बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से हमने IS कर्व को हमने प्रूव करके दिखाया कि IS कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों हुआ। और ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है UGC नेट में पूछा गया। और इस तरीके से IS कर्व कैसे, हम इसका डेरिवेशन क्या है, ये जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं हायर लेवल की MA इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने एक इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व बताया था कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व किसे कहते हैं और उससे क्या क्या फीचर्स है। उस वीडियो को, मेरा पुराना वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप। और उसके बाद मैंने ये इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व आपको दिखाया है कैसे इसको हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको LM कर्व के बारे में बताऊँगा, LM कर्व कैसे करते हैं। फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा LM कर्व को डेरिवेशन कैसे कहते हैं, और फिर लास्ट में मैं IS LM कर्व दोनों बनाऊँगा। इस तरीके से आपको पूरा IS LM कर्व की एक कैसे प्रोडक्ट मार्केट होता है, कैसे गुड्स मार्केट के बारे में हम जो बोल रहे हैं और मनी मार्केट के बारे में जो बोल रहे हैं वो आपको समझ आएगा। अभी हम इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व के आपके बारे में बताया, और इन्वेस्टमेंट सेविंग के बारे में मैंने ये पूरा डायग्राम आपको
बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको 1-2 बार नहीं 2-3 बार मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश करी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इनकम और जीडीपी बढ़ेगा। तो आप इसको जरूर कीजिएगा। ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है, बड़े हाई लेवल में आने की उम्मीद पूरी है, और एमए इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों उनको उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक्स डॉक्टर विभोग।